तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास की होम साइंस चैप्टर नंबर 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका के एमसीक्यू क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। 35 एमसीक्यू क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने सारे बना दिए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ए है कड़ाई से नियमों का पालन, बी उचित प्रशिक्षण, सी कठिन अनुशासन और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उचित प्रशिक्षण। उचित प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य निष्पादन एवं डैश में सीधा संबंध है। यथार्थता, बी है पूर्णता, सी है लागत एवं गति और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कस्तूरबा गांधी विद्यालय SSA, ठीक है, SSA का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, SSA, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डैश शिक्षित किया जाता है। अब देखिए, मतलब वो पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किसको शिक्षित किया जाता है। तो ए ऑप्शन में सभी छात्रों को, बच्चों को, बी है सभी बच्चों एवं बुजुर्गों को, सी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को और डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को, ये जो है बालिका मतलब कि ये विद्यालय जो है कि ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है इसमें क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्येक समाज में डैश तय करती है कि विभिन्न जेंडर लोग यानी कि विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। ए है आर्थिक स्तर, बी राष्ट्रीय कानून, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या है? प्रत्येक समाज में डैश तय करती है कि विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी यानी कि आर्थिक स्तर, राष्ट्रीय कानून, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, ये सभी तय करती हैं कि जेंडर के लोग यानी विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बुनाई एक प्रमुख उद्योग है, यानी कि बुनाई एक प्रमुख डैश उद्योग है। कैसा उद्योग है? पारंपरिक नहीं होगा, कुटीर उद्योग, हाँ, तो ये जो है बुनाई एक कुटीर उद्योग है। सार्वजनिक भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुनाई एक प्रमुख उद्योग है यानी कि कुटीर उद्योग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फल, सब्जियां, दालें, गेहूं को डैश फसलें कहते हैं। मौसमी फसलें नहीं, ग्रामीण फसलें ये भी नहीं होगा, नकदी फसलें ये होगा इसका आंसर। ठीक है। जो ये फल, सब्जियां, दालें हैं, कौन सी फसलें हैं? ये नकदी फसलें हैं। ठीक है। और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये और भी कट चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी कार्य को यानी किसी कार्यस्थल पर कार्य की प्रभावशीलता को निम्न में से किस प्रकार सुधारा जा सकता है। ए है त्रुटियों में वृद्धि करके। आप कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को अच्छे से करना, उसको प्रभावशीलता को बढ़ाना है, तो आप त्रुटियों में वृद्धि करके करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है गलत हो जाएगा। यानी कि त्रुटियां मतलब होता है गलतियां। ठीक है। गलतियों में वृद्धि करना बिल्कुल गलत है। बी है उत्पादकता में वृद्धि, सही है। सी है त्रुटि को कम करके, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए तथा बी तथा सी दोनों। ठीक है। यानी कि बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा और आवासीय विद्यालय में शिक्षित करने की योजना है जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है या विद्यालय छोड़कर चली गई है। तो देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है दाखिल नहीं हुई है, चली गई, यानी कि कोई मतलब कि लड़कियों यानी कि बालिकाओं से संबंधित विद्यालय होगा। ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ICDS और बी है DFID, सी है KGBV और डी है ICMR। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी KGBV। अब आपको क्या करना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपको पता होना चाहिए कि KGBV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। आप कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में मैंने मतलब कि हर जगह फुल फॉर्म
2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म रखे हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि KGBV का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन आपको बताना है कि KGBV का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? ए समाज के लिए अनुपयोगी, बी है पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, सी है मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, और डी है बी तथा सी दोनों, या फिर बी और सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ए है सुकायरकी, बी है तकनीकी अक्षमता तो बिल्कुल नहीं होगा, सी है चुनौतियां, ये भी नहीं होगा, डी है संकट, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकायरकी का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कार्यस्थल पर सुकायरकी का उपयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है? ए है सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर, बी कार्यस्थल पर चोट लगना, सी रोजगार में असंतुष्टि, और डी है बी तथा सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए नव प्रवर्तन आविष्कार, और फिर उसके बाद ऑप्शन बी है घरेलू कामकाज, सी निराशावाद, और डी है मनोरंजन भी नहीं, निराशावाद भी नहीं होगा, और बी घरेलू कामकाज भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नव प्रवर्तन आविष्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? ये जो डैश के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए है सुकायरकी, बी है उद्यमिता, सी अर्थपूर्ण कार्य, और डी है जीविका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकायरकी। जो सुकायरकी है इसके अंतर्गत क्या होता है? श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये देखते हैं डैश एक नया नवप्रवर्तक उद्यम उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। ए है आजीविका, बी नौकरी, सी उद्यमिता, और डी है सुकायरकी। तो देखो क्या बोला? डैश एक नया और नवप्रवर्तक किसका बना है? आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें उद्यम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जिसका आविष्कार और नवप्रवर्तक आंसर था। तो इसका आंसर आपको बस उद्यम देख के ही, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा क्लियर हो जाता है उद्यम देख कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्यमिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आर्थिक महत्व की फसलें होती हैं चाय, कॉफी, इलायची, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि चाय, कॉफी, इलायची ये तीनों ही जो है आर्थिक महत्व की फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नकदी महत्व की फसलें होती हैं फल, सब्जियां, गेहूं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि फल, ये सब्जियां और ये गेहूं, ये तीनों ही जो है ये नकदी महत्व की फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 17 वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है डैश कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह गतिविधि, यानी कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अगर आपने बुक रीड करी होगी तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे आते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य, ठीक है। कार्य हो जाएगा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी किया जाता है उसको कार्य कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है जीडीपी को विस्तार में लिखिए। जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे आपको। सकल राष्ट्रीय उत्पाद गलत, सकल नामांकन ये भी नहीं होगा, उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी का विस्तार में नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं डैश कहलाते हैं। ए है नौकरी, बी है सुकायरकी, सी उद्यमिता, और डी है अर्थपूर्ण कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नौकरी। जो नौकरी है वो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है नौकरी, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना पारित हुई थी। आपको डेट बताना कि कब पारित हुई थी। ऑप्शन ए क्या है? जनवरी 2016, बी मार्च 2015, सी फरवरी 2016, और डी है जनवरी 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पारित हुई थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, KGBV को विस्तार में लिखिए। अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो अगर आपको आंसर्स आते होंगे तो मैं कमेंट में अभी देखूंगी तो पता चल जाएगा कि किसने किसने उत्तर दिया। और अगर आपने इसका उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी लगभग अच्छी चल रही है और आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए 40/40 के लिए होम साइंस में। ओके, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आ जाएंगे मार्क्स। तो क्या है 21, देखिए KGBV को विस्तार में लिखिए। तो क्या है कस्तूरबा गांधी सड़क योजना, बिल्कुल भी नहीं होगा, सड़क योजना नहीं था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बालिकाओं को शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, तो शिक्षा से रिलेटेड ही कुछ होगा ना। KGBV का ये तो नहीं हुआ। बी देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ये भी नहीं होगा। सी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये हो जाएगा करेक्ट। और ऑप्शन डी बालक विद्यालय, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालक विद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया संगठन है, कौन सा है? महिला उद्योग संगठन, गलत। महिला सशक्तिकरण, गलत। संगठन बोला है ना, संगठन कौन सा है जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से श्री महिला गृह लिज्जत पापड़ की स्थापना कब हुई थी? 1960 यानी कि 1960 में, नहीं होगा ये आंसर। उसके बाद है 1955 में, ये भी नहीं। 1965, ये भी नहीं। 1959 यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किरण मौजूमदार शाह जो थी, उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? डेट बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए है 1980, बी है 1989, और सी है 1955, और डी है 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989, यानी कि 1989 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ऑर्गोनॉमिक्स क्या है? सुकायर की उद्यमिता, कार्य या जीविका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुकायर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1948, 1970, और सी है 1950, डी है 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, ये बुक में आपको जहाँ भी लिखे मिले उसके आसपास की चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया संगठन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अधिनियम किस धारा में था, ये फैक्ट्री अधिनियम, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नारियल शिल्प किससे संबंधित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, और डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, यानी कि जो ये है नारियल शिल्प केरल से संबंधित है। बांस शिल्प किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, ए है असम, बी है केरल, सी बिहार, और डी है गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम से संबंधित है बांस शिल्प। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा आर्थिक महत्व की फसल नहीं है, ये बताना। ठीक है, पहला है रबड़, दूसरा कॉफी, सी है फल, और डी है इलायची। अब इसमें बोला आर्थिक महत्व की फसलें, तो देखो आर्थिक महत्व की फसलें नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से ऑफकोर्स 3 फसल होगी आर्थिक महत्व की, तो ये हो गया रबड़ आर्थिक महत्व की फसल, कॉफी भी आर्थिक महत्व की फसल, इलायची भी आर्थिक महत्व की फसल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो फल है वो नकदी महत्व की फसल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, फल। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 देखते हैं। इनमें से कौन सा नकदी महत्व की फसल नहीं है? अब देखो नकदी महत्व की फसल नहीं है, देखो नकदी महत्व की फसल कौन सी है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बी सब्जियां नकदी महत्व की फसल है, सी दालें भी नकदी महत्व की फसल है, और डी गेहूं भी नकदी महत्व की फसल है। तो बचा क्या? ए। ये जो ए हो गया वो आर्थिक महत्व की फसल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये आर्थिक महत्व की फसल है और यहाँ पे आपको बताना नकदी महत्व की फसल नहीं है। तो बाकी के 3 है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका चाय। क्वेश्चन नंबर 31, WHO को विस्तार में लिखिए।
क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वो WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका फुल फॉर्म। उसके बाद विश्व उद्योग संगठन, ये भी नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका विस्तार में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व इस्पात उद्योग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अदरक, काली मिर्च, काजू, उपरोक्त सभी। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक किन चीजों का है। 2-4 चीजें दी हुई थी, तो उनको आप देख लीजिएगा एक बार, और इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि वो इन तीनों ही चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है भारत। ठीक है, काजू, काली मिर्च और अदरक। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 33 तो हो गया, आई मीन 33, हाँ 32 हो गया, 33 है, यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर है। भारत संविधान, यानी कि भारत का जो संविधान है सभी पुरुषों और स्त्रियों को हर क्षेत्र में डैश का अधिकार प्रदान करता है। ए समानता का, बी शिक्षा का, सी असमानता का और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं तो बहुत कम चांस होते हैं कि पेपर में ये ऑप्शन हो। असमानता का भी नहीं होगा भाई, संविधान असमानता का अधिकार प्रदान करेगा? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का अधिकार हो सकता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा से अच्छा क्या है, ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, RTE को विस्तार में लिखिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू पॉल्यूशन, राइट टू STD और राइट टू पॉपुलेशन। राइट टू पॉपुलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, ई है। आप थोड़ा, जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, राइट टू पॉपुलेशन, देखिए आर तो मैच कर रहा है, टी भी मैच कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन पी से आता है, यानी कि राइट टू पॉपुलेशन। वहां पे RET का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये गलत। और उसके बाद राइट टू स्टडी, RT, स्टडी हो गया S, तो ये भी गलत। उसके बाद राइट टू पॉपुलेशन लिखा हुआ है, यानी कि पॉल्यूशन, सॉरी बी लिखा हुआ है पॉल्यूशन, तो इसमें भी हो जाएगा RTP, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब है राइट टू एजुकेशन, ए ऑप्शन में है RTE, क्योंकि एजुकेशन ई से आता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन इसका हो गया फुल फॉर्म, यानी कि विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 35 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सुकार्की का अध्ययन, सुकार्की का अध्ययन, एक मिनट, सॉरी, हाँ, सुकार्की का अध्ययन कितने स्तंभों पर आधारित है? 2, 4, 3 और है उसके बाद 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्तंभों पर आधारित है। आप बुक में पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्तंभों पर आधारित है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।